अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बढ़ती हुई लड़ाई एक नए संगीन बहरान की तरफ बढ़ रही है, जहां एक जानिब जनाब मंसूर अली शाह ने एक नया खत लिख मारा है और इस खत में दो जज साहिबान को 27 जनवरी यानी परसों होने वाली समाअत से बाहर निकालने का मुतालबा किया गया है। वहीं जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी ने अगले हफ्ते का रोस्टर भी जारी कर दिया है और अगले हफ्ते के रोस्टर में जनाब मंसूर अली शाह साहब, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज हैं, और अगर मैं आपको यह कहूं कि इस नए जारी होने वाले रोस्टर में जनाब मंसूर अली शाह साहब को गैर एलानिया तौर पर काम से रोक दिया गया है, तो यह कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि अगले हफ्ते के लिए जारी किए जाने वाले इस रोस्टर में जनाब मंसूर अली शाह साहब को महज 2 दिन के लिए बेंचेस के अंदर शामिल किया गया है। और वो 2 दिन जो है वो एक पीर का दिन है और एक जुम्मे का दिन है, और इसके बाद जो दरमियान वाला हफ्ता है उसमें जनाब मंसूर अली शाह साहब किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि एक जानिब मंसूर अली शाह साहब हैं और दूसरी जानिब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, और इन दोनों के दरमियान होने वाली खींचातानी एक नए बहरान, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नई तकसीम की बुनियाद बन रही है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यह भी है कि यह सिचुएशन अब क्या रंग दिखाएगी, और यह भी सवाल अहमियत का हामिल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज जनाब मंसूर अली शाह साहब ने किन 2 जज साहिबान को पीर वाले दिन जो समाअत होने जा रही है उससे बाहर निकालने का मुतालबा किया है। अर्ज यह है जनाब कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये तो बात अब ढकी छुपी नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये जो अपनी जनवरी के अंदर 16 जनवरी को जो उन्होंने कार्रवाई का आगाज किया था एक जो है वो एक इररेलेवेंट मामले के अंदर, उसको उन्होंने 26वीं तरमीम और आर्टिकल 191A के खिलाफ जो है इस्तेमाल करने की कोशिश की थी मुबैना तौर पर। उस मामले ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और बाकी तमाम आइन पसंदों के लिए एक तशवीश का नुक्ता को जन्म दिया था, क्योंकि अगर आइन के खिलाफ जाकर, और इस बात का इजहार जनाब एहसन भोन साहब ने बतौर अदालती मावन खुद मंसूर अली शाह साहब की अदालत में उनके सामने खड़े होकर यह बात की कि जनाब अब आप जो कुछ करने जा रहे हैं यह आईनी हदूद से तजावुज है, और उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उनसे पूछा था कि क्या आप हम पर आइन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद कर रहे हैं, तो जनाब एहसन भोन का यह कहना था कि मैं ये इल्जाम आयद नहीं कर रहा, मैं आपको इस बात से आगाह कर रहा हूं कि आप जानते हुए या नादानिस्तगी में आइन की तरफ से जो हदूद मुकर्रर हैं उसकी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब होने जा रहे हैं, और यह नुकता बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल था। खैर, होता यह है अभी ये जो ताजा तरीन वाकया है इसमें जो है वो मंसूर अली शाह साहब ने फैसला महफूज किया था, और उसके फैसले के खिलाफ जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास साहब, उनकी तरफ से एक दरखास्त दायर हुई थी और उस दरखास्त के ऊपर 6 रुकनी बेंच बन गया था। अब होता यह है कि मंसूर अली शाह साहब का यह कहना है, और उन्होंने अपने खत में इस बात को भी तहरीर किया है कि ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने सिंध हाई कोर्ट के अंदर नए जज साहिबान की तकर्री की है, उस इजलास के बाद उनका अमीनुद्दीन खान साहब का और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की एक गैर रस्मी मुलाकात होती है। यह गैर रस्मी मुलाकात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के ऑफिस में होती है, और इस हवाले से जनाब मंसूर अली शाह साहब अपने इसी खत में लिखते हैं कि ये जो इजलास हुआ गैर रस्मी इजलास जुम्मे वाले दिन, उसमें जनाब ये जो है मंसूर अली शाह साहब उन्होंने तजवीज़ दी कि ये जो ICRI यानी इंट्रा कोर्ट अपील आ चुकी है, इसके लिए एक बड़ा बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए। याहिया अफरीदी साहब का ये कहना था कि ये जो बेंच है ये 4 रुकनी बेंच होना चाहिए, जबकि मंसूर अली शाह साहब ने इस बात की तजवीज़ पेश की कि ये जो बेंच है ये 5 जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए, और सीनियरिटी की बुनियाद पर यहां पर जजेस जो है ना टॉप मोस्ट 5 उनको यहां पर होना चाहिए। अलबत्ता 2 जज साहिबान जो इस जो है वो कार्रवाई के अंदर जिन्होंने अपनी हदूद से बकौल मंसूर अली शाह साहब तजावुज किया है, उन 2 जज साहिबान को इस 5 रुकनी बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर यह इल्जाम है कि उन्होंने बतौर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस कमेटी उन्होंने जुडिशियल ऑर्डर की मौजूदगी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी किया और इस बेंच और इस मुकदमे को शिफ्ट कर दिया जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, जो कि उनकी तरफ से हदूद से तजावुज था। और वो 2 जज साहिबान हैं जनाब जमाल खान मंदोखेल साहब और जनाब मोहम्मद अली मजहर साहब। मंसूर अली शाह साहब का यह कहना है
کہ ان دو جج صاحبان کو یہ جو کارروائی ہونے جا رہی ہے سوموار کو، اس کے لیے جو تشکیل کیے جانے والے بینچ تھے اس میں شامل نہیں کیا جانا چاہیے تھا، اور انہوں نے جو کمیٹی کی غیر رسمی میٹنگ تھی اس میں بھی انہوں نے اسی بات کی تجویز رکھی تھی کہ ان دو کے علاوہ جو سینئر موسٹ 5 جج صاحبان ہیں ان پر مشتمل کمیٹی، اس پر جو ہے وہ بینچ بنا دیا جائے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ مزید تبادلہ خیال ہوا۔ تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ میٹنگ ختم ہو گئی، اور میٹنگ ختم ہونے کے بعد میں 23 جنوری کو رات 9:33 پر ان کو اپنے سیکرٹری کی جانب سے ایک واٹس ایپ میسج موصول ہوتا ہے، جس میں جو بینچ ہے 6 رکنی بینچ، اس کے حوالے سے ان سے منظوری طلب کی جاتی ہے۔ کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سیکرٹری نے مجھے یہ بات کہی تو میں نے سیکرٹری سے کہا کہ اس کے لیے جو فائل ہے وہ آپ تیار کر چھوڑیں، میں صبح عدالت آؤں گا، سپریم کورٹ آؤں گا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے لکھ کر دے دوں گا، جس پر جو ہے بعد میں رات کو 10:28 پر ان کو ان کے سیکرٹری کا دوبارہ واٹس ایپ میسج موصول ہوتا ہے، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں، سیکرٹری ان کو یہ آگاہ کرتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ ہے 2023، اس کے سیکشن 2 اور کلوز 1 کے تحت جو تشکیل دی گئی کمیٹی ہے، اس کے 2 ممبران کی منظوری کے بعد رجسٹرار کی طرف سے جو کورٹ روسٹر ہے وہ جاری کیا گیا، اور اس کورٹ روسٹر میں یہ بات بتائی گئی کہ جناب یہ جو 6 رکنی بینچ ہے یہ تشکیل پا چکا ہے، اور یہ 6 رکنی بینچ جو ہے وہ پیر سے مقدمات کی سماعت کرے گا، اور اس مقدمے کی بھی سماعت کرے گا جس کے اوپر انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی ہے، اور انٹرا کورٹ اپیل بھی دائر کی گئی ہے، اور اس کو فکس بھی کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے روبرو، اور اس کے اندر وہ 2 جج صاحبان بھی شامل ہیں جس کے اوپر جناب منصور علی شاہ صاحب نے اعتراض کیا تھا، یعنی جمال خان مندوخیل صاحب اور محمد علی مظہر صاحب، اور منصور علی شاہ صاحب کے مطابق یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ جن 2 جج صاحبان کے اوپر حدود سے تجاوز کرنے کا الزام ہے وہی اپنے خلاف مقدمات کو سنیں گے، یہ منصور علی شاہ صاحب کا کہنا ہے۔ اور اس معاملے کو لے کر جناب منصور علی شاہ صاحب نے جو خط تحریر کیا ہے اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جلد بازی میں بنائے گئے جو اس لارجر بینچ پر میرا اعتراض یہ ہے کہ جن جج صاحبان کا مفادات کا ٹکراؤ ہے وہ بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ کیس فائل یہ جو ہے روسٹر کے لیے جو ججز کمیٹی کے اجلاس کی فائل ہے، چونکہ وہ میرے تک پہنچائی ہی نہیں گئی، میں نے اس فائل کو دیکھا تک نہیں، لہٰذا اس فائل کے اوپر اصولی طور پر مجھے نوٹ تحریر کرنا چاہیے تھا، اپنا اختلاف وہاں پر ریکارڈ پر لانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہ فائل مجھ تک پہنچی ہی نہیں، لہٰذا میں اپنے ان تحفظات کو ریکارڈ پر لانے کے لیے مجبور ہوں، اور اسی لیے میں یہ خط کو تحریر کر رہا ہوں، اور میری یہ درخواست ہے کہ اس خط کو بھی اسی مقدمے کی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے تاکہ میرے اعتراضات جو ہیں وہ ریکارڈ پر آ سکیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سچویشن جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے یہ خطرناک سچویشن ہے، کیونکہ اس میں جو صحیح اور غلط ہے دونوں بہت برے طریقے سے غلط ملت ہو چکے ہیں، کیونکہ جیسے ہی یہ جو ٹیکس کسٹم ایکٹ کے حوالے سے مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی تو وہاں پر ہی بنیادی طور پر تو یہ غلطی ہے رجسٹرار آفس کی، جنہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل نقطے کے حوالے سے مقدمہ ریگولر بینچ پر فکس کر دیا، اور وہاں پر ریگولر بینچ کو بھی اس پر سماعت آگے بڑھانے یا 26ویں آئینی ترمیم کو نشانہ بنانے کی بجائے جیسے ہی ان کے سامنے یہ نقطہ آیا کہ جناب یہ کانسٹیٹیوشنل اس میں سوال ہے اور آئین کے حوالے سے جو سوال ہے اس کی تشریح کی جانی ہے، لہذا اس کو کانسٹیٹیوشنل بینچ پر ریفر کر دینا چاہیے، تو اس وقت منصور علی شاہ صاحب کو صلاح الدین احمد سے رائے طلب کرنے کی بجائے کہ کیا ہم اس مقدمے کو سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے، وہ آئینی ہیں ہم غیر آئینی ہیں، اس طرح کی بات کرنے کی بجائے سیدھے سادے طریقے سے اس کیس کو واپس ریفر کر دیتے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں، تو یہ سارے کا سارا ہنگامہ کھڑا نہ ہوتا، لیکن چونکہ بنیادی طور پر ایک سیاسی جماعت کو اس کے بیانیہ بنانے کے لیے جو ماحول تھا وہ کریٹ کر کے دینا تھا، لہٰذا اس ماحول کو کریٹ کرنے کے لیے یہ سارے کا سارا معاملے کو الجھایا گیا تاکہ 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ فکس ہو جائے سماعت کے لیے، اور پھر وہی جج صاحبان جنہوں نے اس کارروائی کو ٹول کے طور پر دباؤ کے ٹول کے لیے استعمال کیا، وہ اپنے مقدمے کی سماعت کے دوران اس بات کا اظہار کرتے ہیں چلے ہماری طرف سے یہ کارروائی شروع ہونے کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں فکس تو ہوا،
यानी जो कार्रवाई है उसमें निशाना 26वीं आईनी तरमीम थी। अब उसके बाद ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आगे बढ़ता चला गया और हर गुजरता दिन जो तानेबाजी की खुद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कि जनाब हमने तो 26वीं तरमीम को छेड़ना नहीं था, हमारे सामने तो आर्टिकल 191 का मुकदमा नहीं था, ये वो उन्होंने जो पर्दापोशी करने की कोशिश की वो अपनी जगह पर, लेकिन जो सूरत हाल है वो संगीन होगी। अब चूंकि ये मुसलसल कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ से भी किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई जवाब तो आना था। यह तो मुमकिन नहीं है कि एक फरीक जो है वो हमला आवर होता रहे और दूसरा फरीक जो है वो खामोशी के साथ वार सहता रहे, ऐसा मुमकिन नहीं। और जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि ये जो लड़ाई है ये अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर मेक और ब्रेक होगा। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से समात भी 27 जनवरी को है और ये जो एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास साहब का जो आईसीए है इसकी समात भी 27 जनवरी को है। और 27 जनवरी को मुमकिना तौर पर इन केसेस के इख्तिताम के बाद जनाब मंसूर अली शाह साहब की तरफ से महफूज फैसले के जारी होने का इम्कान भी है। तो ये जो सिचुएशन है ये जरा गंभीर है। अब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से ये बात भी हमें मद्देनजर रखनी चाहिए कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो तमाम के तमाम फरीकैन हैं उनका क्या जोर है। उनका जोर यह है कि इस मामले को फुल कोर्ट के रूबरू समात के लिए फिक्स किया जाए और वो तमाम के तमाम दरखास्त दहिंदगान जिन्होंने इस तरमीम को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो तमाम के तमाम इस बात का मुतालबा कर रहे हैं अभी समात के फिक्स होने से पहले कि जनाब इस मामले को फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। और जब तमाम के तमाम फरीकैन के वकला अदालत के रूबरू खड़े होकर इस बात का इजहार करेंगे कि जनाब इसको फुल कोर्ट के लिए तश्कील इसको भिजवाया जाए, तो वहां पर अगर इससे इनकार किया जाता है तब भी सियासी बयानिए की राह हमवार होगी। और अगर इस 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने जो है वो समात के लिए फिक्स किया जाता है तो फिर एक नई सिचुएशन को क्रिएट होगा और वहां पर जो जुडिशरी है वो पार्लियामेंट के सामने आकर खड़ी होगी और पार्लियामेंट के बनाए गए कानून को कालादम करार देने की तरफ जाती हुई नजर आएगी, जो कि किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। इस लड़ाई के साथ हमें खुद कोर्ट के अंदर होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि गैर एलानिया तौर पर मुझे ऐसे लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के ये जो चीफ जस्टिस है उन्होंने जनाब मंसूर अली शाह साहब को मुकदमात की समाअत से रोक दिया और ये जो रोस्टर जारी किया गया है नेक्स्ट वीक के लिए उससे भी इसी बात का इज़हार होता है कि महज 2 दिन के लिए जनाब जो हैं मंसूर अली शाह साहब वो समाअत करेंगे मुकदमात की, एक पीर वाले दिन और एक जुमे वाले दिन, और इसके बाद मंगल बुध जुमेरात ये जो 3 दिन हैं यहां पर जनाब जो है वो किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। तो ये किस बात की तरफ इशारा है? ये इस बात की तरफ इशारा है ना कि जनाब मंसूर अली शाह साहब को अगर किसी भी तरह का मुकदमा दिया गया तो उसमें से कोई ना कोई आईनी नुक्ता निकालकर एक नए तरीके से कार्रवाई का आगाज कर देंगे। और ये जो अदम एतमाद है जो डेवलप हो रहा है मंसूर अली शाह साहब पर, ये मेरा ख्याल है कि इसको एक ये दुरुस्त इकदाम नहीं है, उसको हमें खुद इदारे के अंदर बैठकर इसको सेटल डाउन करना चाहिए। और मुझे ऐसे लगता है जैसे इदारे के अंदर से शायद कोई इस हवाले से अगर कोशिश की जाए एक गैर रस्मी इजलास करने की जज साहिबान के दरमियान, तो शायद इससे कोई जो है ना वो अफाका हो सकता है। यहां पर यह नुकता भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि ये जो खत जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, माजी में भी ऐसे होता था जब काजी फाइज ईसा साहब सीनियर मोस्ट जज थे तो वो भी खत लिखा करते थे धड़ाधड़ जनाब उमर अता बंदयाल साहब को। तो वो खत भी जो है वो उमर अता बंदयाल साहब या रजिस्ट्रार ऑफिस तक पहुंचने से पहले मीडिया पर आ जाते थे और उस वक्त वो तमाम खतूत जो हैं वो जारी करते थे जनाब अपने AQS अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब। अब भी ये सिचुएशन है कि ये जो खत है जिसका जिक्र कर रहा हूं मैं, ये आज सुबह मौसूल होता है सुप्रीम कोर्ट में, जबकि इस खत के हवाले से जो रिपोर्ट है वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में हसनाद मलिक साहब पहले ही शाया कर चुके हैं। यानी आज जब ये अखबार आया है मार्केट में तो उसके अंदर इस खत के हवाले से खबर मौजूद है। और अब तक भी जनाब मंसूर अली शाह साहब के जितने ज्यादा खतूत सामने आए हैं वो वाया जनाब हसनाद मलिक साहब आए हैं। तो यहां पर भी ये जो अपना पसंदीदा चैनल्स है ना जिसके जरिए खबरों को लीक किया जाता है वो भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। एनीवेज, ये जो सिचुएशन है ये इदारे के लिए किसी भी तौर पर बेहतर नहीं है और जिस तरीके से ये तनाव आगे बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से ये खलीज आगे बढ़ती जा रही है, ये तकसीम आगे बढ़ती जा रही है, ये
ادارے کو تباہ کرنے کے مترادف ہوگا، اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جیسا ادارہ تباہ ہوتا ہے عمرانداری اور آئینداری کے درمیان تو پھر اس پر افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔